साथियों नमस्कार एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। ज्योग्राफी के इस सेशन में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं आज की क्लास। पिछली क्लास में हमने प्लैनेट्स का डिस्कशन शुरू किया था, आज उसी को आगे लेकर के चलते हैं और कंप्लीट करते हैं। साथियों प्लैनेट के डिस्कशन के साथ जैसे हम पृथ्वी पर आएंगे वैसे ही हमारा एक बहुत बड़ा चैप्टर, पूरा एक सेगमेंट कंप्लीट होगा। फिर हम क्वेश्चन आंसर की, ढेर सारे क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस भी करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस करना भी जरूरी होता है। तो चलिए बिना समय खराब के शुरुआत करते हैं आज का डिस्कशन। हमने बुध के पारगमन पे चर्चा रोकी थी, ट्रांजिशन ऑफ मरकरी, और वहीं से हम शुरुआत करते हैं। साथियों सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि बुध का पारगमन है क्या। एक बार फिर से मैं समराइज कर देता हूं बुध का पारगमन है क्या। तो साथियों देखिए, बुध और शुक्र दो ही ऐसे ग्रह हैं जो सूरज और धरती के बीच में, सूरज और अर्थ या पृथ्वी के बीच में स्थित है। तो कई बार ऐसा होता है, ऐसी आकाशीय परिस्थितियां बन जाती हैं कि बुध या शुक्र और साथ में सूरज और पृथ्वी एक सीधी रेखा में रेक्टिलिनियर पोजीशन में आ जाते हैं। ऐसी कंडीशन में क्या होगा, जो बुध या शुक्र है वो सूरज में काले धब्बे के समान दिखाई देंगे। इसी प्रघटना को हम क्या कहते हैं, ट्रांजिशन। ये ट्रांजिशन हमेशा नहीं होता, एक निश्चित समय के बाद होता है। अगर बुध के संदर्भ में देखेंगे तो 100 वर्षों में 13 बार होता है। साथियों कितने बार होता है? 100 वर्षों में 13 बार होता है। यही कुछ चीजें बोर्ड पर मैंने लिख दी ताकि आपके नोट्स भी बनने लगे। जैसा मैंने आपको बताया कि आकाशीय स्थिति है, विशेष आकाशीय स्थिति, जिसमें क्या होता है, जो सूर्य है, मरकरी या बुध है और साथ में पृथ्वी है, तो तीनों के तीनों एक सीधी रेखा में आ जाते हैं। संरेखित होने की वजह से जो बुध का ये संक्रांतिक क्षेत्र है, उसकी वजह से क्या होगा देखेंगे, यहां पर बुध सूर्य में एक छोटे से तिल के समान, धब्बे के समान दिखाई देता है अगर उसको हम पृथ्वी से देखते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, बुध का पारगमन। साथियों यही लिखा है, आप देखेंगे कि जब बुध क्या होगा, पृथ्वी और सूर्य के मध्य में होगा और उसके बाद तीनों एक सीधी रेखा में होंगे, तब क्या होगा, बुध का पारगमन होगा। आप देखेंगे तब बुध कैसा देखेगा, पृथ्वी से सूर्य में एक काले धब्बे के समान दिखेगा। ठीक वैसे ही जैसे क्या होता है साथियों, जब सूर्य ग्रहण होता है तब चंद्रमा बीच में आ जाता है, एक तरफ पृथ्वी रहती है, एक तरफ सूर्य रहता है। तो क्या होता है, जो चंद्रमा है वो बीच में काले बड़े धब्बे के समान दिखाई देता है। ये इतना बड़ा धब्बा बुध में नहीं दिखेगा, बुध में छोटा सा धब्बा दिखेगा। चंद्रमा में बड़ा धब्बा इसलिए दिखता है साथियों कि चंद्रमा पृथ्वी से काफी करीब है। चलिए आगे चलते हैं, देखेंगे कि यह प्रघटना कितने दिनों में होती है। 100 वर्षों में 13 बार होती है। यह आपका प्रश्न बन सकता है। इसको समझ में आपको बहुत अच्छे से समझ करके याद रखना है कि 100 वर्षों में 13 टाइम्स क्या हो सकता है, ट्रांजिशन ऑफ मरकरी। अच्छा, क्वेश्चन ये उठता है, भारत से क्या ये दिखाई दिया है या कब दिखाई देगा? तो ये दोनों डेट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, भारत से कब दिखाई दिया और कब दिखाई देगा। पीछे डेट्स लिखी हुई, बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। देखिए भारत से ये 7 मई 2003 को दिखाई दिया। कब दिखाई दिया? 7 मई 2003 को दिखाई दिया। अब अगला कब दिखाई देगा तो देखेंगे साथियों, लिखा है 13 नवंबर 2032 को। कब दिखाई देगा? 13 नवंबर 2032। ये दोनों डेट्स आपको याद होनी चाहिए। ध्यान रखिएगा, अगला कब दिखाई देगा ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। 13 नवंबर 2032 को अगला बुध का पारगमन पृथ्वी में भारत से दिखाई देगा। भारत के संदर्भ में क्या है, 13 नवंबर 2032। पहले बुध का पारगमन कब देखा गया तो 7 मई 2003 को देखा गया। यह थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। चलिए साथियों, नेक्स्ट प्लेनेट है हमारा शुक्र। सबसे चमकीला ग्रह, ध्यान रखिएगा, इसको हेस्पेरस और कास्पोरस भी बोलते हैं। सुबह का तारा, शाम का तारा, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार। यह नाम इसलिए दिया गया है साथियों क्योंकि सुबह और शाम को इसको पृथ्वी से देखा जाता है। अत्यधिक चमक होने की वजह से क्या होता है साथियों, साफ साफ दिखाई देता। तारा नहीं है, ग्रह है, लेकिन अल्बीडो पावर 70% से ज्यादा होने की वजह से क्या करता है, ऐसा लगता है जैसे चमक रहा है, क्योंकि 70% से ज्यादा ये सूर्य तप को, इंसोलेशन को क्या करता है, ये रिफ्लेक्ट कर देता है, परावर्तित कर देता है। ध्यान रखिएगा, धवलता या अल्बीडो होता क्या है? धवलता या अल्बीडो से तात्पर्य है कि सूर्यातप या इंसोलेशन की जितनी मात्रा ग्रह तक आती है उसका कितना हिस्सा वो क्या करता है, परावर्तित कर देता है, और कितना हिस्सा वो क्या करता है, अवशोषित कर लेता है। यहां परावर्तित हिस्सा बहुत अधिक होने की वजह से क्या होता है साथियों, ये सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह दिखाई देता है। यहां पर आप देखेंगे यही चीज मैंने लिखी हुई है, इसको सुबह का तारा और शाम का तारा कहते हैं। अच्छा साथियों, एक चीज ध्यान रखना है, जब हम बात करते हैं शुक्र की, तो शुक्र के चारों ओर वायुमंडल तो है, लेकिन वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है, अमाउंट है, वो बहुत अधिक है। अधिक कितना है? लगभग 95 to 96% है। इतना अधिक अमाउंट होने की वजह से ये ग्रीन हाउस इफेक्ट जनरेट करता है। क्या करता है? ग्रीन हाउस इफेक्ट, हरित ग्रह प्रभाव जनरेट करता है, और साथ में इसका तापमान बहुत ज्यादा हो जाता है। तापमान ज्यादा होना मतलब कितना हो गया? सौरमंडल के सभी ग्रहों में सबसे ज्यादा 475 डिग्री सेल्सियस, 475 डिग्री सेल्सियस। ये जो 475 डिग्री सेल्सियस तापमान है, क्यों हो रहा है? ये कार्बन डाइऑक्साइड की एक्सेसिव प्रेजेंस की वजह से हो रहा है। साथियों ध्यान रखिएगा, इसीलिए
इसीलिए शुक्र को प्रेशर कुकर प्लेनेट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रेशर कुकर प्लेनेट। ये क्वेश्चन भी आ चुका है साथियों। ये चीजें यहां पर लिखी हुई, एक बार ध्यान से देखेंगे कि ग्रीन हाउस इफेक्ट और प्रेशर कुकर प्लेनेट जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसको मैंने अलग से लिखा हुआ है, कोट कर लीजिए, याद कर लीजिए। देखेंगे साथियों, सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट और सामान्य सी चीजें शुक्र के बारे में। ये क्या है? दूसरे नंबर का ग्रह है, सूरज से पहले बुध और दूसरे नंबर पे शुक्र। फिर देखेंगे साथियों, सर्वाधिक गर्म ग्रह है और चमकीला ग्रह है। ध्यान रखिएगा, CO2 की मात्रा अभी मैंने बताई लगभग 90 to 95%, 96% तक है। और शेष अमाउंट किसका है? तो नाइट्रोजन और अन्य गैसों का है। सबसे ज्यादा अमाउंट किसका है साथियों? ध्यान रखिए, कार्बन डाइऑक्साइड का है इसके वायुमंडल में। फिर देखेंगे इसको भोर का तारा, सांझ का तारा कहते हैं। यह चीज मैंने ऊपर लिख करके अलग से समझाई क्योंकि क्वेश्चन कई बार आ चुका है साथियों। मैंने आपको बताया था कि मरकरी का जो साइनोडिक पीरियड है वो 116 दिन का है, तो वो भी क्या होता है? वर्ष में 3 बार सुबह और शाम को धरती से दिखाई देता है। उसको भी सुबह का तारा, शाम का तारा कहते हैं। अगर शुक्र ऑप्शन में नहीं दिया है तो बुध सही है, लेकिन शुक्र दिया है तो दूसरा कोई सही नहीं होगा। चलिए आगे चलते हैं साथियों। इसे क्या कहा जाता है? पृथ्वी का सिस्टर्स प्लैनेट। क्यों? आप देखेंगे इसका आकार और द्रव्यमान लगभग पृथ्वी के बराबर होने की वजह से इसको सिस्टर्स प्लैनेट ऑफ द अर्थ कहा जाता है, पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है। यह प्रश्न कई बार आ चुका है, इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा साथियों। देखेंगे CO2 की अधिकता के कारण इसमें इसे न्यूनतम घूर्णन ग्रह भी कहा जाता है, न्यूनतम घूर्णन ग्रह। ध्यान रखिएगा, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता की वजह से यह गतिविधि होती है। ध्यान रखिएगा, पूर्व से पश्चिम, अगर हम बाकी ग्रहों की बात करेंगे जैसे पृथ्वी है या बुध है तो ये पश्चिम से पूर्व घूमते हैं, लेकिन जब हम शुक्र की बात करेंगे तो ये पूर्व से पश्चिम घूमता है। 2 ही ऐसे प्लेनेट हैं जो पूर्व से पश्चिम घूमेंगे और बाकी सब क्या है? पश्चिम से पूर्व घूमेंगे। एक इसमें से शुक्र हो गया, दूसरा आगे हम पढ़ेंगे यूरेनस। चलिए देखेंगे साथियों आगे, इसका कोई उपग्रह नहीं है, इसमें एक भी इसका क्या है? कोई भी उपग्रह नहीं। जैसे पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा, इसका एक भी उपग्रह नहीं है। आप देखेंगे पृथ्वी से ये निकटतम ग्रह। क्वेश्चन आएगा कि पृथ्वी का सर्वाधिक निकट ग्रह कौन सा है, तो आपको आंसर क्या देना है साथियों? आपको आंसर देना है शुक्र इज द नियरेस्ट प्लैनेट टू द अर्थ। अर्थ से या धरती से सबसे पास में क्या स्थित है? तो शुक्र ग्रह स्थित है। ध्यान रखिएगा साथियों, इसकी सर्वाधिक चमक है और सर्वाधिक चमक का कारण क्या है? मैंने आपको समझाया था, इसका अल्बीडो कितना हो जाना? 70% हो जाना। अल्बीडो कितना हो जाना साथियों? 70%। इतना अधिक अल्बीडो, अब अल्बीडो को हिंदी में धवलता कहते हैं। यह धवलता है क्या साथियों? तो ध्यान रखिएगा, जो अमाउंट सूर्य तप का आया, कहां तक आया? शुक्र तक, उसकी कितनी मात्रा इसने वापस की और कितनी मात्रा एब्जॉर्ब कर ली, अवशोषित कर ली। तो ध्यान रखिएगा, ये 70% से ज्यादा अमाउंट क्या करता है? रिफ्लेक्ट कर देता है, वापस कर देता है, इसलिए चमकीला दिखाई देता है। जो जितना ज्यादा रिफ्लेक्शन करेगा उतना ही ज्यादा चमकीला दिखाई देगा साथियों। ये चीज ध्यान रखिएगा, चाहे ग्रहों की बात हो, चाहे पृथ्वी पर किसी भी पदार्थ की बात हो। बर्फ के ऊपर जब सूरज की किरणें पड़ती हैं तो बर्फ इतनी ज्यादा चमकीली क्यों दिखाई देती है? क्योंकि वो 95 से 98% क्या करती है? पूरे की पूरी ऊर्जा, वाष्प और ऊष्मा को परावर्तित कर देती है, रिफ्लेक्ट कर देती है, इसलिए सबसे ज्यादा चमकीली दिखाई देती है। साथियों आगे देखेंगे, सभी ग्रहों में इसका तापमान सबसे ज्यादा है। कितना है? मैंने अभी बताया आपको, 475 डिग्री सेल्सियस। ये चीज नोट डाउन कर लीजिए, आ चुका है, आगे भी आ सकता है। नेक्स्ट देखेंगे, शुक्र का जो सर्वोच्च पर्वत है कौन सा है? मैक्सवेल पॉइंट। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। शुक्र का सर्वोच्च पर्वत क्या है? मैक्सवेल पॉइंट है। साथ में इस पे कुछ आपको पठार या प्लेटूज भी पाए जाते हैं जिनका नामकरण पृथ्वी की चीजों के नामकरण के आधार पर किया गया है। ये देखिए, शुक्र के धरातल पर कुछ पठार भी पाए जाते हैं, जैसे लक्ष्मी का पठार है और चौरस का पठार है। लक्ष्मी पठार, चौरस पठार, ये सब नामकरण किया गया है पृथ्वी के आधार पे। पठार का मतलब क्या होता है? एक गुंबदाकार उठा हुआ उत्थान पृथ्वी के धरातल पे। जब हम स्थलाकृतियों का, जियोमॉर्फोलॉजी का अध्ययन करेंगे तो उसमें इसको बहुत डिटेल में देखेंगे। साथियों आगे चलते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देखते हैं और शुक्र के बारे में। देखिए सबसे पहले ध्यान रखिएगा, ये चीज मैंने आपको पहले ही बताई कि इट इज कॉल्ड द सिस्टर प्लैनेट ऑफ द अर्थ। ये पृथ्वी का क्या है? जुड़वा ग्रह है, पृथ्वी की जुड़वा बहन कहलाता है। ये बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। आगे देखेंगे साथियों, शुक्र पर क्या है? सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है। ज्वालामुखी, वॉल्केनिक इरप्शन तो आप जानते ही हैं, ज्वालामुखी को भी आप जानते हैं। ज्वालामुखी मतलब होता है पृथ्वी के सतह पर कोई ऐसा क्रैक है, दरार है, जिससे अंदर का पिघला हुआ पदार्थ बाहर निकलता है। ये जो मैग्मा या लावा है, ध्यान रखिएगा, इसके बाहर निकलने की क्रिया ही ज्वालामुखीयता कहलाती है। ध्यान रखिएगा, जैसे पृथ्वी पर ज्वालामुखी उपलब्ध है या उपस्थित है, वैसे ही शुक्र के धरातल पर भी ज्वालामुखी पाए जाते हैं। साथियों ध्यान रखिएगा, लिखा है इस पर सघन सल्फर डाइऑक्साइड भी विद्यमान है। अब ऑब्वियसली आपको पता होना चाहिए, जहां ज्वालामुखी है वहां से गैसेस निकलती हैं, जो गैसीय ठोस निकलते हैं, गैसीय राख निकलती है। आप देखेंगे उसमें सबसे अधिक मात्रा किसकी होती है? सल्फर डाइऑक्साइड की। इसी वजह से आप देखेंगे कि
कि सघन सल्फर डाइऑक्साइड विद्यमान है किस पर? शुक्र पर, ज्वालामुखियों के साथ साथ। बहुत ही इंपॉर्टेंट और यूनिक फैक्ट साथियों आपको बता रहा हूं, बहुत अच्छे से इन चीजों पर ध्यान रखिए, इसको दिमाग में बैठा लीजिए। एक भी क्वेश्चन आपका एस्ट्रोनॉमी में गलत नहीं होने वाला है, बस इतना आपको करना है। आगे देखेंगे साथियों, जो मिशन है, आप सभी को पता है कि जो इंसान है, इंसान हर एक ग्रह के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी रखने की कोशिश कर रहा है। अब ये जानकारी इसको मिलेगी कहां से? तो ऑब्वियसली इसके लिए उनको क्या करना है? कुछ स्पेसिफिक आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स स्टडी के लिए, अध्ययन के लिए भेजने। तो शुक्र के अध्ययन के लिए जो सैटेलाइट भेजा गया उसका नाम क्या है साथियों? सामने लिखा हुआ है ऑर्बिटर मैसेंजर, ठीक है ना। ये मैगेलियन मिशन के अंतर्गत भेजा गया है ऑर्बिटर मैसेंजर, और इसने शुक्र के बारे में बहुत सारी जानकारियां दी हैं। उन जानकारियों का बहुत डिटेल में अध्ययन करना जरूरी नहीं है, लेकिन आपको प्रोजेक्ट का नाम पता होना चाहिए, मैगेलियन मिशन और ऑर्बिटर मैसेंजर, जिसने शुक्र के बारे में जानकारी दी है। चलिए साथियों आगे चलते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें और देखते हैं। देखिए लिखा हुआ है इसमें शुक्र का पारगमन। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया जैसे बुध का पारगमन होता है साथियों, वैसे ही बिल्कुल शुक्र का भी पारगमन होता है। जब हम शुक्र के पारगमन की चर्चा करेंगे, ट्रांजिशन ऑफ वीनस की चर्चा करेंगे, तो वीनस क्या होगा ट्रांजिशन में? वीनस सन एंड अर्थ के बीच में आ जाएगा और तीनों एक सीधी रेखा में हो जाएंगे, ठीक है ना। सीधी रेखा में, रेक्टिलिनियर पोजीशन, सरल रेखीय स्थिति। ध्यान रखिएगा, ऐसे में जो शुक्र है वो पृथ्वी से कैसे दिखाई देगा? सूरज में एक काले धब्बे के समान दिखाई देगा। यही स्थिति शुक्र का पारगमन कहलाती है। ध्यान रखिएगा, 105 वर्षों में स्पष्ट पारगमन की घटना दिखाई देती है धरती से। अगर हम अभी से पहले या भूतकाल में कब दिखाया गया, ये पारगमन कब देखा गया नियरेस्ट भूतकाल में, तो ध्यान रखिएगा डेट है 6 जून 2012। कब देखा गया? 6 जून 2012। और इसके बाद कब देखा जाएगा आगे? तो 105 वर्षों बाद, 106 वर्षों बाद। तो ध्यान रखिएगा अगला पारगमन आपका लगभग 105 वर्षों बाद देखा जाएगा। इन चीजों को साथियों स्क्रीनशॉट ले लिया करिए, नोट डाउन कर लिया करिए, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं आपके लिए। एक बार बस मस्तिष्क में बैठ जाए, फिर एस्ट्रोनॉमी में कुछ भी गलत नहीं होने वाला है। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट। अब हमारा नेक्स्ट प्लेनेट है, आपके सामने देख रहे हैं, मंगल। आप ये सोच रहे हो कि साथियों बुध शुक्र पृथ्वी तो हमने गायब ही कर दी। नहीं, पृथ्वी गायब नहीं करी साथियों, आगे हमें पृथ्वी का ही डिस्कशन करना है, इसलिए पृथ्वी को हम सबसे लास्ट में देखेंगे। बाकियों के बारे में तो एक एक पेज के हमें कुछ फैक्ट्स और कुछ एनालिसिस ध्यान में रखने हैं, इसलिए उसको हमने पहले कर लिया। नेक्स्ट देखेंगे मंगल। मंगल को हम क्या कहते हैं? पृथ्वी पुत्र। देखिए दो चीजें होती हैं, एक एस्ट्रोनॉमी, एक एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोनॉमी एस्ट्रोलॉजी दोनों में अंतर क्या होता है? देखिए एस्ट्रोनॉमी का मतलब होता है आकाशीय पिंड जो पृथ्वी और पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्य या मानवीय सभ्यता को प्रभावित कर रहे हैं, उनका अध्ययन करना। अब एस्ट्रोलॉजी क्या होता है? ध्यान रखिएगा, जब हम वैज्ञानिक अध्ययन की बात कर देते हैं, वैज्ञानिक अध्ययन की किसकी? आकाशीय पिंडों के, तो एस्ट्रोनॉमी हो गया। अब ये जो आकाशीय पिंड है, इन आकाशीय पिंडों का मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, मानव जीवन उससे कैसे संचालित हो रहा है। ध्यान रखिएगा, ये समुद्र विज्ञान एक शास्त्र है, इसको ओशिनोग्राफी मत समझना। ये समुद्र शास्त्र एक प्राचीन शास्त्र है, ज्योतिष शास्त्र जहां से निकला है, ध्यान रखिएगा उसका एक हिस्सा है। और वहां पर ग्रहों का महत्व है, क्योंकि कहा जाता है कि जो ग्रहों की चाल है मनुष्यों को प्रभावित करती है। तो बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, जब हम ज्योतिष शास्त्र की बात करते हैं तो उसमें भी ग्रहों को कुछ नाम दिया गया है। हमारे एग्जाम्स में वो क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो वो भी आपको समझ में आना चाहिए। पृथ्वी का पुत्र किसे कहते हैं? मार्स या मंगल को कहते हैं साथियों। ये लिखा हुआ है पृथ्वी का पुत्र। क्या कहा जाता है? पृथ्वी का पुत्र कहा जाता है साथियों। ध्यान रखिएगा, ये लाल रंग का ग्रह कैसा दिखता है? लाल रंग का दिखाई देता है, जैसे हमारी पृथ्वी नीली दिखाई देती है, शुक्र सफेद पीला दिखाई देता है, वैसे ही मंगल कैसा दिखता है? लाल। क्यों? बिकॉज ऑफ द एक्सेसिव प्रेजेंस ऑफ द रेड ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड की अत्यधिक यहां पर उपस्थिति की वजह से ये लाल दिखाई देता है। देखिए लिखा है आयरन ऑक्साइड की अत्यधिक उपस्थिति की वजह से ये लाल दिखाई देता है साथियों। इसके दो उपग्रह हैं। कौन से दो उपग्रह हैं? फोबोस और डेमोस। डेमोस छोटा है, फोबोस थोड़ा सा बड़ा है। दो उपग्रह हैं, कौन कौन से नाम है? फोबोस और डेमोस। साथियों बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा कि पृथ्वी के समान ही क्या है, ध्यान रखिएगा, घूर्णन का समय लेता है। पृथ्वी 24 घंटे में घूर्णन पूरा करती है साथियों, ये 25 घंटे में घूर्णन पूरा करता है। अब यहां पर 23 घंटे 56 मिनट और 24 घंटे का विवाद नहीं बनाना है, ओवरऑल हम 24 घंटे का दिन मानते हैं, भी यही देखना है। जब हम तकनीकी कैलकुलेशन करेंगे, गणना करेंगे, तो उसमें दोनों का अंतर आपको बताएंगे। आगे देखेंगे साथियों कि इस पर एक पर्वत है जिसका नाम है निक्स ओलंपस मीन्स या निक्स ओलंपिया। ये जो निक्स ओलंपस मीन्स या निक्स ओलंपिया है, ये सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत है। इसकी ऊंचाई कितनी है साथियों? तो ध्यान रखिएगा, हमारे यहां माउंट एवरेस्ट है धरती पर, उसकी ऊंचाई 8,850 मीटर है, लेकिन निक्स ओलंपिया उससे 3 गुना ज्यादा ऊंचा है, लगभग 25,000 मीटर। आप सोच सकते हो 25,000 मीटर ऊंचाई का पर्वत कहां पर स्थित है? तो मंगल में स्थित है। नाम क्या है? निक्स
ओलंपस, मीन्स या फिर नेक्स्ट ओलंपिया। चलिए आगे चलते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें और देखते हैं मंगल के बारे में। मंगल एक बहुत ही ज्यादा आकर्षण का केंद्र है वैज्ञानिकों के। कारण क्या है? आकर्षण का केंद्र होने का कारण है कि जो मंगल के ध्रुव हैं उस पर बर्फ का जमाव मिला हुआ है, बर्फ का आवरण मिला हुआ है। इसके पोल्स आइस कैप्ड हैं। आइस कैपिंग होने की वजह से साथियों ये बहुत अधिक क्या होता है, वैज्ञानिकों के आकर्षण का केंद्र है। बर्फ है मतलब पानी है, पानी मतलब जीवन है, ऐसा माना जाता है। जीवन है कि नहीं है ये अभी एक अनुसंधान का विषय है, लेकिन पानी होना ये कंफर्म हो गया है। चलिए आगे देखते हैं साथियों कि मंगल का जो अक्षीय झुकाव है ये भी लगभग पृथ्वी के समान है। कितना है इसका अक्षीय झुकाव? पृथ्वी का 23.5 डिग्री है, इसका 25 डिग्री है। चूंकि पृथ्वी के समान ही इसका अक्षीय झुकाव है, इस वजह से पृथ्वी में जैसे ऋतु संबंधी परिवर्तन होते हैं वैसे मंगल में भी ऋतु संबंधी परिवर्तन होते हैं। तो इसको आप यहां पर लिख सकते हैं कि जो ऋतु परिवर्तन, मौसम परिवर्तन पृथ्वी पर होते हैं, सेम वैसे ही मौसम परिवर्तन कहां पर पाए जाते हैं साथियों? मंगल में भी पाए जाते हैं। आगे देखेंगे मंगल के वायुमंडल की चर्चा करेंगे तो फिर से वही बात, यहां पर 95% के आसपास CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है। एक्सेसिव प्रेजेंस ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड यहीं पर, इसलिए भी बहुत ज्यादा गर्म है। साथ में ध्यान रखिएगा 1 से 1.5% इसमें क्या है? नाइट्रोजन है। कुछ मात्रा में 1% के आसपास ऑर्गन है और 0.5% इसमें ऑक्सीजन भी है। ऑक्सीजन भी है। ऑक्सीजन होने की वजह से जीवन की संभावना, अब जीवन का मतलब ये नहीं कि वहां व्यक्ति ही रहेंगे, सूक्ष्म जीव भी हो सकते हैं या किसी प्रकार का जीवन हो सकता है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। ये अभी अनुमान है साथियों, ये 100% ट्रुथ नहीं है। अभी इसको और शोध का विषय और शोध इस पे किया जा रहा है। आगे देखेंगे साथियों, इंपॉर्टेंट चीज है कि वैज्ञानिकों के लिए आकर्षण का केंद्र क्यों बना हुआ है। मैंने जैसे आपको बताया कि मंगल के ध्रुवों पर क्या है, आप देखेंगे बर्फ की उपस्थिति है, जिसकी वजह से वैज्ञानिकों के लिए आकर्षण का यह केंद्र बना हुआ है। साथियों बहुत इंपॉर्टेंट ये आपको जानकारी मैं दे रहा हूं, इसको नोट डाउन करते जाइएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे देखेंगे मंगल से संबंधित मिशन। अब कोई चीज अगर बहुत अधिक, आप देखेंगे कोई चीज बहुत अधिक क्या है, वैज्ञानिकों के लिए उत्सुकता का केंद्र है, क्यूरियोसिटी का केंद्र है, तो ऑब्वियसली उसका सबसे ज्यादा अध्ययन भी होगा। तो यहां सबसे ज्यादा अध्ययन किस ग्रह का वैज्ञानिकों ने किया है? तो मंगल का किया है। मंगल के अध्ययन के लिए बहुत सारे मिशन छोड़े गए साथियों, इससे क्वेश्चंस बहुत आते हैं, अक्सर इस चीज को हम छोड़ देते हैं, लेकिन छोड़ना नहीं है। तो अभी तक देखेंगे मंगल के लिए जितने भी जरूरी मिशन हुए हैं उन सबके नाम आपके सामने हैं। सबसे पहला मिशन कौन सा है, भारत का मिशन कौन सा है, किस वर्ष हुआ, ये सब आपको पता होना चाहिए। तो साथियों ये देखेंगे मिशन का नाम लिखा हुआ है, सबसे पहले पाथफाइंडर, ये पहला मिशन था। पाथफाइंडर वॉज द फर्स्ट मिशन फॉर द स्टडी ऑफ द मार्स, बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आप देखेंगे बहुत सारे मिशन है, मार्स ओडिसी है, उसके बाद बीगल 2 है, मार्स रेकना इंसेरा है, नाम बस ध्यान रखिएगा, मार्स रेकना इंसेरा, फिर स्पिरिट है, मार्स ग्लोबल सर्वेयर है, साथियों देखेंगे अपॉर्चुनिटी है, मार्स क्यूरियोसिटी, मार्स क्यूरियोसिटी है, नेक्स्ट देखेंगे मार्स ओडिसी है, मंगलयान ये भारत का है साथियों, मंगलयान 1 और मंगलयान 2, मंगलयान 1 आपका 2013 में गया था, 2020-21 का प्लान है। ध्यान रखिएगा मंगलयान भारत का मंगल के अध्ययन से संबंधित प्रमुख प्रोजेक्ट है, यह ध्यान रखना है। बाकी प्रोजेक्ट्स के नाम भी साथियों आपको ध्यान में रखने हैं। ये सारी चीजें जो इंपॉर्टेंट है उनको हमें लेके चलना है साथियों। आप एग्जाम देंगे, ये सारी चीजें पढ़ने के बाद तो आप देखेंगे बड़ी आसानी से चीजें आपको बनती जा रही हैं। आपका सौर मंडल से संबंधित एक प्रश्न गलत नहीं होने वाला है, बस आपको क्या करना है, इन चीजों को बहुत अच्छे से तैयार करके रखना है। आगे देखेंगे नेक्स्ट है आपका बृहस्पति, नेक्स्ट है बृहस्पति, इसको हम क्या कहते हैं, मास्टर ऑफ गॉड्स या देवताओं का गुरु कहते हैं। अक्सर आप देखेंगे जो माइथोलॉजिकल आपके धारावाहिक आते हैं अक्सर टीवी में, उसमें बृहस्पति को क्या दिखाया जाता है, देवताओं का गुरु दिखाया जाता है। तो देवताओं का गुरु किसे माना जाता है ज्योतिष शास्त्र में, बृहस्पति को। अच्छे से ध्यान रखिएगा, यह सबसे बड़ा ग्रह है, आकार में देखेंगे तो ये बहुत बड़ा ग्रह साथियों, बहुत ही बड़ा, इसलिए इसको तारा जैसा भी माना जाता है। और जब हम क्या करते हैं, सौरमंडल की उत्पत्ति की बात करते हैं तो उसमें बृहस्पति सूर्य द्वैतारक परिकल्पना को भी चर्चा में लेते हैं। आप समझ सकते हैं कितना बड़ा ग्रह, तारा सदृश ग्रह भी है। क्यों तारा सदृश है साथियों, क्योंकि आप देखेंगे कि सूर्य का जितना भी सूर्यातप का अमाउंट इसके पास जाता है, उसको लेकर के जब ये वापस करता है, अंतरिक्ष में वापस करता है साथियों, तो ये 2 से 3 गुना ज्यादा करके वापस करता है। तो ये 2 से 3 गुना 2 to 3 टाइम्स ज्यादा हो कैसे गया, इसका मतलब इसके अंदर क्या है, एनर्जी जनरेशन और एनर्जी एमिशन होता है। लेकिन अब ये शोध का विषय है, अब इसके बारे में वैज्ञानिकों को बहुत अधिक पता नहीं है, लेकिन ये पता है कि जितना ये क्या करता है, इंसुलेशन लेता है उसको 2 से 3 गुना करके वापस भेज देता है। इसलिए इसको स्टार लाइक प्लेनेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टार लाइक प्लेनेट या तारा सदृश ग्रह। देखिए आगे और कुछ चीजें लिखी हैं, यह अपना परिभ्रमण 9 घंटे 56 मिनट में पूरा करता है। ध्यान रखिएगा साथियों, जैसे पृथ्वी 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है, दिन रात 24 घंटे के होते हैं,
लेकिन बृहस्पति इतना बड़ा होने के बाद भी इतना तेज अक्षीय घूर्णन करता है कि साथियों 9 घंटे 56 मिनट का ही दिन रात होता है, उसमें एक चक्कर ये पूरा कर लेता है। आगे देखेंगे साथियों कि सर्वाधिक घूर्णन गति वाला ग्रह है, 9 घंटे 56 मिनट में ही क्या करता है, घूर्णन पूरा कर लेता है। उपग्रहों की संख्या इसकी कितनी है, 79 है। 2019 से इसके उपग्रहों की संख्या कितनी हो गई साथियों, 79। पहले सौरमंडल में सबसे ज्यादा उपग्रह इसी के थे, लेकिन वर्तमान समय में इसके सबसे ज्यादा नहीं है साथियों। वर्तमान समय में शनि के सबसे ज्यादा 2019 के बाद। ध्यान रखिएगा, जो सबसे बड़ा इसका उपग्रह है वो कौन है, गैनीमीड। गैनीमीड जो इसका सबसे बड़ा उपग्रह साथियों, ध्यान रखिएगा, ये सौर मंडल का भी सबसे बड़ा उपग्रह। ये क्वेश्चन आ चुका है। गैनीमीड बेसिकली बिगेस्ट सैटेलाइट ऑफ द जुपिटर एंड सोलर सिस्टम आल्सो। ये ध्यान रखिएगा, सौर मंडल के साथ साथ बृहस्पति का भी सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमीड। आगे ध्यान रखिएगा, द नाइट ऑफ पोजीशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये सिविल सर्विस में भी पूछा जा चुका है। हर 50 वर्षों में साथियों होता क्या है, हर 50 वर्षों में जो बृहस्पति और सूर्य दोनों बृहस्पति और पृथ्वी है, ये एक दूसरे के बिल्कुल करीब आ जाते हैं। तो ये जो निकटतम स्थिति है पृथ्वी और बृहस्पति की साथियों, इसी को हम क्या कहते हैं, द नाइट ऑफ पोजीशन। ये नाइट ऑफ पोजीशन कितने दिन में आती है, तो ध्यान रखिएगा ये 50 वर्षों में आती है। कितने दिन में आती है, 50 वर्षों में। लिखा है बृहस्पति की पृथ्वी से न्यूनतम दूरी। अच्छा, गैनीमीड की तो बात कर ली। 79 इसके क्या है, आपके उपग्रह हैं। 2-4 के और के नाम आपको पता होने चाहिए, तो नाम यहां पर लिखे हुए आप देखेंगे। अन्य उपग्रह कौन कौन से इसके साथियों, तो यूरोपा है, कैलिस्टो है, आयो, हिमालयन और मेंटिस। यूरोपा, कैलिस्टो, आयो, हिमालयन, मेंटिस। यूरोपा एक चर्चा का विषय है। कारण क्या है, यह माना जाता है कि यूरोपा पर जीवन हो सकता है। इस पे अभी अध्ययन चल रहा है, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। यहां पर आपको जितने फैक्ट्स बताए जा रहे हैं साथियों, कोई भी फैक्ट आपका छूटना नहीं चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बात, अगर पृथ्वी से किसी रॉकेट को बाहर जाना है तो आवश्यक है, पृथ्वी से किसी चीज को बाहर फेंकना है कि फिर से पृथ्वी पे वापस ना आए और अंतरिक्ष में चली जाए बाहर, कैसे जाएगी, तरीका क्या है, पृथ्वी की जो एस्केप वेलोसिटी है, पलायन वेग है, उससे अधिक वेग से उसको बाहर फेंकना पड़ेगा। ठीक है, पृथ्वी की जो एस्केप वेलोसिटी है साथियों 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड है। अगर आप सौरमंडल में सभी ग्रहों में सबसे ज्यादा एस्केप वेलोसिटी देखेंगे, पलायन वेग देखेंगे, तो वो किसका है साथियों, बृहस्पति का है, 59.2 किलोमीटर पर सेकंड। ये लिखा हुआ है साथियों, पलायन वेग सर्वाधिक है, कितना, 59.2 किलोमीटर पर सेकंड। मतलब इतनी ज्यादा स्पीड से किसी चीज को बृहस्पति से बाहर फेंका जाएगा, तभी वो बृहस्पति को छोड़ करके बाहर निकलेगी। What it does means, इसका मतलब क्या है, मतलब बृहस्पति का गुरुत्वाकर्षण बल बहुत ज्यादा है साथियों। अगर हम धरती से तुलना करेंगे तो धरती से बहुत ज्यादा है, इसलिए इसका पलायन वेग भी बहुत ज्यादा है। चंद्रमा का पलायन वेग कितना है, बहुत कम, 2.38 किलोमीटर पर सेकेंड। इसलिए चंद्रमा को छोड़ करके गैसें चली जाती हैं और चंद्रमा के चारों ओर वायुमंडल नहीं है साथियों, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो पलायन वेग सबसे ज्यादा किसका है, जुपिटर का है, बृहस्पति का है। चलिए इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें और देखते हैं। बृहस्पति के बारे में आपके सामने लिखी हुई है। सबसे पहले बृहस्पति के वायुमंडल में मीथेन, अमोनिया, कौन कौन सी गैसेस हैं, मीथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन जैसी गैसें विद्यमान है। हाइड्रोजन है, 2 से 3 गुना करके क्या करता है, सूर्य तप को बाहर फेंकता है, छोड़ता है। मतलब कुछ ना कुछ अभिक्रिया होती है, लेकिन अभी साइंटिस्ट ये पता नहीं लगा पाए होता क्या है। आगे देखेंगे इसके बाद, इसे गैलेक्सी लाइक स्टार लाइक प्लेनेट कहते हैं। अभी मैंने बताया क्यों कहते हैं, क्योंकि सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को ये 2 से 3 गुना करके अंतरिक्ष में वापस करता है, इसलिए इसको मिनिएचर ऑफ सोलर सिस्टम भी कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों, मिनिएचर ऑफ सोलर सिस्टम भी कहते हैं, या लघु सौर तंत्र भी कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, बृहस्पति का एक और नाम है, यहां पर लिख देते हैं, क्या कहते हैं, लघु सौर तंत्र। लिख लीजिएगा साथियों, प्रश्न ये सब आ चुके हैं या आने वाले हैं, तो आपसे गलतियां नहीं होनी चाहिए। लघु सौर तंत्र भी इसको कहते हैं साथियों। अब सबसे बड़ी बात है कि बृहस्पति पर जो कैसिनी प्रोजेक्ट है, कैसिनी प्रोजेक्ट के द्वारा बृहस्पति पर एक ग्रेट रेड स्पॉट देखा गया है। ये जो ग्रेट रेड स्पॉट है साथियों, लाल रंग का ये स्पॉट है, ये है कुछ नहीं, ये एक बहुत बड़ा तूफान है, तो वर्षों से बृहस्पति के धरातल पर देखा जा रहा है साथियों। और ये तूफान का जो साइज है वो पृथ्वी से भी 2 गुना बड़ा है। आप सोच सकते हो, जितने आकार की पृथ्वी है उससे बड़े आकार का ये तूफान क्या कर रहा है, बहुत लंबे समय से आप देखेंगे बृहस्पति की सतह पर चल रहा है। साथियों एक चीज और मैं बताऊंगा कि शूमेकर लेवी 9 एक क्या था, आप देखेंगे कि बेसिकली एक कोमेट था, एक धूमकेतु था। और ये देखिए, ये जो आप इसको ये कह सकते हैं कि एक ऐसा स्वतंत्र रूप से चलता हुआ क्या था, एक आकाशीय पिंड था
जब ये बृहस्पति के पास आया 1993-94 में, तो बृहस्पति ने इसको क्या किया, अपनी ओर खींच लिया अपने गुरुत्वाकर्षण बल से, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, और ये 21 फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो गया, या जिसको बोल सकते हैं 21 पार्ट्स में, छोटे छोटे पार्ट्स में टूट गया और टूट करके बृहस्पति की सतह पर गिर गया। अक्सर धरती की सतह पर भी इस प्रकार की उल्काएं गिरती रहती हैं, जैसे जिसको हम शूटिंग स्टार या तारों के टूटने की घटना पृथ्वी के संदर्भ में कहते हैं। लेकिन बृहस्पति पर जब क्या गिरा, ये शूमेकर लेवी 9 गिरा, तो साथियों आपको आश्चर्य होगा कि जितना साइज धरती का है उतने बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं, किसमें, बृहस्पति की सतह पर, बड़े आश्चर्यजनक तरीके से। तो आप देखेंगे कि जो जुपिटर है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड द कोमेट कैप्चरर ऑफ द सोलर सिस्टम। ये हमारे जो आपका सोलर सिस्टम है, जो सौरमंडल है, उसका ये क्या कहलाता है, धूमकेतुओं का अपहरण करता। बृहस्पति के पास से कोई भी धूमकेतु, कोई भी आकाशीय पिंड निकलता, उसका बृहस्पति उसे क्या करता, अपनी ओर खींच लेता है, अपने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, अपने ग्रेविटेशनल पुल से, ठीक है ना, और वो चीज बृहस्पति की सतह पर गिर जाती है। चलिए साथियों आगे देखेंगे, बृहस्पति पर जो ग्रेट रेड स्पॉट है, इसकी खोज किसने की थी, तो कैसिनी प्रोजेक्ट ने की थी। ये चीज आपको ध्यान रखना है, इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए। चलिए आगे चलते हैं, कुछ चीजें और इंपॉर्टेंट है जो हम देखते हैं बृहस्पति के बारे में। आपके सामने लिखा हुआ है कि बृहस्पति से संबंधित जो मिशन है कौन कौन से, केवल 2 ही मिशन है, वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2। आगे बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून की बात करेंगे तो केवल 2-3 ही प्रोजेक्ट हैं। एक तो कैसिनी है जो बृहस्पति और शनि से रिलेटेड है, बाकी वॉयेजर 1, वॉयेजर 2 ये भी बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, बाकी कोई मिशन अभी इनके लिए नहीं किए गए। आगे देखेंगे साथियों कि यूरोपा किस लिए इंपॉर्टेंट है, अभी मैंने पहले भी बताया था, इस पर जल एवं हाइड्रोजन विद्यमान है, ठीक है ना, और साथ में हाइड्रोजन पेरोक्साइड के रूप में विद्यमान है, इसलिए कहा जाता है कि यहां जीवन संभावित हो सकता है। जीवन के कोई प्रमाण तो नहीं मिले हैं, लेकिन परिस्थितियां ऐसी बन रही कि हो सकता है यहां पर जीवन हो। साथियों ये कौन कहते हैं, ये वैज्ञानिक कहते हैं। तो यूरोपा पर जीवन की संभावना है, ये बात कही जाती है। इसके साथ साथ ध्यान रखेंगे, जब हम बात करते हैं शनि की, तो शनि का भी एन्सेलाइडस है, उस पर भी जीवन की संभावना है। क्रायोवाल्कोने उसका, उस पर क्या हुआ है आप देखेंगे, रिसर्च हुआ है, उस पर आगे चर्चा करते हैं। पहले हम क्या करते हैं, शनि की शुरुआत करते हैं। आपके सामने शनि है, ध्यान रखिएगा। शनि को क्या कहा जाता है, शनि को कहा जाता है दैत्यों का गुरु। क्या कहा जाता है साथियों, मास्टर ऑफ डेमॉन। हमारे यहां शनि को क्या कहा जाता है, दैत्यों का गुरु कहा जाता है। साथियों दैत्यों का गुरु, इसके साथ साथ और किसे कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। इसे दैत्यों का गुरु कहने से आप थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि हम रोमन, अगर मान लीजिए साइकोलॉजी में या रोमन माइथोलॉजी में देखेंगे तो दूसरा आएगा। हमारे यहां दैत्यों का गुरु शुक्र को भी कहते हैं। किसको कहते हैं, शुक्र को भी कहते हैं। तो उसको कंफ्यूजन में नहीं लेना है अगर दोनों चीजों को देखेंगे, अदरवाइज इसको आप मिटा दीजिए। दैत्यों के गुरु को केवल किससे जोड़िएगा, शुक्र को, क्योंकि हम भारत के संदर्भ में अगर बात करेंगे, इसको क्या समझ लीजिएगा, इसको समझ लीजिएगा, इसको क्या कहा जाता है साथियों, इसको रोमन कृषि का देवता कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रोमन कृषि का देवता, ठीक है ना, द गॉड ऑफ रोमन एग्रीकल्चर। वो चीज मैं लिख देता हूं, रोमन कृषि का देवता, ठीक है। क्या कहा जाता है साथियों, इसको दोस्तों कहा जाता है रोमन कृषि का देवता। ये नपुंसक ग्रह है साथियों, नपुंसक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका घनत्व बहुत कम है, 0.69 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, जिसको हम 0.7 भी कह सकते हैं। साथियों आप देखेंगे इसका घनत्व कम है, इसलिए नपुंसक ग्रह है। साथ में इसके चारों ओर छल्ले पाए जाते हैं। देखिए चित्र में इसके चारों ओर क्या है, छल्ले हैं, और देख कैसा रहा है, जैसे मैंने आपको आकाशगंगा दिखाई थी, लगभग वैसे ही दिख रहा है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, आकाशगंगा सदृश ग्रह। क्या कहा जाता है, गैलेक्सी लाइक प्लेनेट कहा जाता है। साथियों ध्यान रखेंगे, इसके कुल वलयों की संख्या कितनी है, इसके कुल वलयों की संख्या है साथियों 8, ठीक है ना, 8। ये चीज ध्यान रखिएगा, कहीं कहीं 10 भी दिया है, लेकिन आपको 8 ही ध्यान रखना है। ABCD ऐसा इसका नामकरण किया गया है। साथियों ध्यान रखेंगे, इसको काला ग्रह भी कहते हैं। साथ में इसके चारों ओर गैसों से बने जो संकेंद्रीय वलय है, उसको पाए जाने की वजह से इस ग्रह के धरातल पर सीधे सूरज की किरणें बहुत कम पहुंच पाती हैं। साथियों देखेंगे न्यूनतम घनत्व कितना, 0.7 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, इसलिए इसको नपुंसक ग्रह भी कहते हैं। इसको जल से भी हल्का माना जाता है, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, उपग्रहों की संख्या इसकी 2019 में बढ़कर के कितनी हो गई है, 82 हो गई है। कितनी हो गई साथियों, 82 हो गई है। अगर क्वेश्चन आता है वर्तमान समय में सौरमंडल में सबसे ज्यादा उपग्रह किसके हैं, तो अब आंसर शनि हो जाएगा, बृहस्पति आंसर अब गलत होगा। अब सही आंसर क्या हो जाएगा, शनि। आगे देखेंगे साथियों, किसका सबसे बड़ा उपग्रह क्या है, टाइटन इज द बिगेस्ट सैटेलाइट ऑफ द सैटर्न। ध्यान रखिएगा, यह सबसे बड़ा है और साथ में स्थायी वायुमंडल से युक्त है।
शनि का ये एकमात्र ऐसा उपग्रह माना जाता है साथियों जिसका अपना स्थायी वायुमंडल है, और यह भी कहा जाता है कि स्थायी वायुमंडल के मामले में सौरमंडल का एकमात्र क्या है, उपग्रह है जिसका अपना स्टेबल एटमॉस्फेयर है। बाकी सब पे स्टेबिलिटी नहीं है, एटमॉस्फेयर की, हवा की स्टेबिलिटी नहीं है, केवल टाइटन पे पाई जाती है साथियों। ध्यान रखिएगा, पृथ्वी के बाद सौरमंडल में फिर सिर्फ टाइटन पे ही जीवन की संभावना है। अच्छा, टाइटन पे जीवन की संभावना क्यों अभिव्यक्त की जा रही? क्योंकि इसका अपना स्थायी वायुमंडल है साथियों। स्थायी वायुमंडल होने की वजह से कहा जाता है कि भाई इस पे क्या हो सकता है, जीवन हो सकता है। लेकिन इसके साथ साथ एनसेलाडस की भी चर्चा करेंगे साथियों। एनसेलाडस है क्या? देखिए, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि शनि के अन्य हम देख लेंगे उपग्रह कौन कौन से हैं, तो अन्य उपग्रहों के पहले आपको नाम ध्यान रखने, उसके बाद हम एनसेलाडस की चर्चा करेंगे। देखेंगे ईओपेटस, डियोन, टेथीस, मिमास, एटलस। ये लिखा हुआ है ईओपेटस, डियोन, टेथीस, मिमास, एटलस। ये सब क्या है? टोटल तो 82 है, मैंने आपको 4-5 नाम बताए, इतना थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा साथियों। कभी कभी एक आध ऐसा नाम दे दिया जाता है तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना, आपको पता होना चाहिए किस ग्रह का उपग्रह है। अब बात करते हैं एनसेलाडस की साथियों। ये लिखा हुआ है एनसेलाडस। ध्यान रखिएगा, एनसेलाडस पे ये कहा गया है क्योंकि इस पे क्रायो वोल्केनोस, कैसिनी की जो बात की गई है उसी के अध्ययन से क्रायो वोल्केनोस सामने आए हैं। क्रायो वोल्केनोस होते क्या है साथियों? जैसे मान लीजिए पृथ्वी के धरातल पर कोई क्रैक है और क्रैक से बहुत बड़ी मात्रा में क्या निकल रहा है, पानी या गैस निकल रही। वैसे ही आप एनसेलाडस के धरातल पे देखेंगे कि क्रैक से बहुत ऊंचे ऊंचे आप जलवाष्प के फव्वारे निकलते हैं। ये ऊंचे ऊंचे जो जलवाष्प के फव्वारे निकलते हैं साथियों, इसी को हम क्या कहते हैं? क्रायो वोल्केनो। जलवाष्प है मतलब पानी है, पानी है मतलब जीवन की संभावना है, इसलिए इसको जीवन की संभावना वाला एक दूसरा उपग्रह कहा जाता है साथियों। सबसे बड़ी बात है, जब शनि में रिंग है तो रिंग से संबंधित एक घटना है रिंग क्रॉसिंग। 14 वर्ष 7 माह पश्चात, प्रत्येक 14 वर्ष 7 माह पश्चात साथियों क्या होता है, जो ये 8 वलय हैं शनि के चारों ओर, ये वलय क्या होते हैं? वेल्ड हो जाते हैं, धूमिल हो जाते हैं और अचानक में गायब हो जाते हैं। पहले 8 एक दूसरे से मिलते हैं, फिर गायब हो जाते हैं, डिसअपियर हो जाते हैं, अदृश्य हो जाते हैं और उसके बाद फिर से दिखाई देने लगते हैं। इनका अदृश्य होना और उसके बाद फिर से दिखाई देने लगना, यही क्या कहलाता है? रिंग क्रॉसिंग कहलाता है साथियों। 14 वर्ष 7 माह पश्चात यह प्रघटना होती है हर बार अंतरिक्ष में, और इसको वैज्ञानिक बड़े ही आकर्षक ढंग से देखते हैं। तो ध्यान रखिएगा, यह रिंग क्रॉसिंग क्वेश्चन आ भी चुका है, आगे भी आ सकता है। चलिए आगे चलते हैं साथियों, कुछ चीजें और देखते हैं अब अरुण और वरुण के बारे में। इसके साथ साथ हमारा क्या होगा, सौरमंडल का अध्ययन समाप्त हो जाएगा। सबसे पहले हम देखेंगे यूरेनस या अरुण के बारे में। इसको हम क्या कहते हैं साथियों? लेटा हुआ ग्रह। लेटा हुआ ग्रह क्यों कहते हैं? क्योंकि यह सूर्य का अक्ष है। पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी हुई है सूर्य के अक्ष के सापेक्ष, और ये 82.5 डिग्री झुका हुआ है। मतलब इसका उत्तर कहां चला जाता है? उत्तर और दक्षिण, इसका उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में चला जाता है। इतने झुके होने की वजह से क्या कहलाता है साथियों? ये स्लीपिंग लाइक प्लैनेट या लेटा हुआ ग्रह कहलाता है। ध्यान रखिएगा साथियों, इसे हरित ग्रह भी कहते हैं। ये क्वेश्चन भी आ चुका है, ग्रीन प्लैनेट किसे कहा जाता है? हरित ग्रह। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? अरुण या यूरेनस हो जाएगा साथियों। लिखा हुआ है कि इसका हरा किस वजह से कलर है? अत्यधिक मीथेन की उपस्थिति की वजह से इसका हरा रंग है साथियों। ध्यान रखिएगा, इसके खोजकर्ता कौन है? इसके खोजकर्ता है विलियम हर्शेल। ये प्रश्न भी पूछा जा चुका है, आपको ध्यान रखना है। ये भी पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। मैंने आपको बताया था 2 ग्रह हैं, एक तो शुक्र और शुक्र के साथ साथ अरुण या यूरेनस। जब मैंने शुक्र का अध्ययन किया था तो वहां यूरेनस का नाम लिया था। यहां पर जब यूरेनस का अध्ययन कर रहे हैं तो शुक्र का नाम ले रहा हूं। ये दोनों ऐसे प्लैनेट हैं साथियों, ऐसे ग्रह हैं जो पूर्व से पश्चिम घूर्णन करते हैं, लेकिन इनको छोड़ करके पृथ्वी व अन्य ग्रह क्या करते हैं? पश्चिम से पूर्व अक्षीय घूर्णन करते हैं। 2 केवल क्या है? विपरीत दिशा में अक्षीय घूर्णन करने वाले हैं। आगे देखेंगे, इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। सर्वाधिक झुका हुआ ग्रह है, अक्ष पर 82.5 डिग्री। यह चीज मैंने आपको बता दी है साथियों। ध्यान रखिएगा, उपग्रहों की संख्या मैंने पहले ही टेबल में बताई थी, 27 है। आप देखेंगे जैसे शनि के चारों ओर क्या है? आपके 8 वलय हैं, वैसे ही वेल्ड रिंग्स, वेल्ड मतलब धुंधले रिंग्स, आपको यूरेनस के चारों ओर भी दिखते हैं। और इन रिंग्स की संख्या कितनी साथियों? इन रिंग्स की संख्या है 5। कितनी है? 5। और इनको नाम भी दिया गया है अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा और एप्सिलॉन। अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा और एप्सिलॉन। ध्यान रखिएगा, तो ये शनि के 5, जैसे शनि के 8 वलय हैं, वैसे ही इसके 5 वलय हैं, शनि के समान ही। क्या नाम है इसके? अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा और एप्सिलॉन। ये नाम दिया गया है। ये थोड़े से वेल्ड हैं।
शनि के रिंग जैसा ये क्लियर नहीं दिखते, लेकिन फिर भी 5 वलय इसके चारों ओर अभी तक ढूंढ लिए गए हैं साथियों। आगे चलते हैं, आप देखेंगे उपग्रह में इसका जो सबसे बड़ा उपग्रह है वो टिटानिया है। कौन सा है साथियों? टिटानिया। जबकि सबसे छोटा कार्डिलिया है, ये लिखा हुआ है साथियों, सबसे छोटा कौन सा है? कार्डिलिया। अब टिटानिया और कार्डिलिया के अलावा कुछ अन्य भी इसके उपग्रह हैं, सैटेलाइट्स हैं, जिनके नाम आपको केवल जानना है, ज्यादा नहीं, 27 के 27 नहीं, केवल 2-4 के नाम जानने। जैसे आप देखेंगे मिरांडा है, मिरांडा के साथ साथ एम्ब्रियल है, ओबेरॉन है और उसके बाद एरियल है। एरियल, एम्ब्रियल, ओबेरॉन, मिरांडा, ये सब किसके उपग्रह हैं? तो ध्यान रखिएगा साथियों, ये सब यूरेनस के उपग्रह। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट है आपका नेपच्यून। इट इज द लास्ट इन द सोलर सिस्टम। ये हमारे सोलर सिस्टम का सबसे आखिरी ग्रह माना जाता है। ध्यान रखिएगा, जो यूरेनस और नेपच्यून है, अरुण और वरुण है, इनको जुड़वा ग्रह, ट्विन्स प्लैनेट्स कहते हैं, जुड़वा ग्रह कहते हैं। इनका आकार, द्रव्यमान, ये सब काफी कुछ एक दूसरे के समान है। देखिए यही चीज लिखा है कि इन्हें क्या कहा जाता है? सौरमंडल का जुड़वा ग्रह कहा जाता है। ये प्रश्न पूछा जा चुका है, आगे भी आ सकता है। ध्यान रखिएगा, इनसे संबंधित जो मिशन है, आपको मैंने यूरेनस में मिशन नहीं बताए, क्योंकि मैंने बृहस्पति के टाइम पे ही बताया था कि बृहस्पति और उसके आगे के ग्रहों के लिए केवल 2 ही मिशन होते हैं, वायेजर 1, वायेजर 2। ये लिखा हुआ है वायेजर 1, वायेजर 2। जो वायेजर 1 है वो तो हमारे सौरमंडल की सीमा के बाहर जाने की स्थिति में, मतलब सारा अध्ययन करके अभी बाहर जाने की स्थिति में, लेकिन अभी भी इससे संकेत, सिग्नल्स मिलते रहते हैं, जिस समय बाहर की स्थिति, प्लूटोनिक रीजन का भी पता चलने वाला है। आगे देखेंगे साथियों कि इसे भी ग्रीन प्लेनेट कहते हैं। एक्चुअली मेथेन की मात्रा इसमें भी है, लेकिन वो मात्रा यूरेनस की अपेक्षा कम है। ये ग्रीन से ज्यादा क्या कहलाता है? ध्यान रखिएगा, इसको हम कहते हैं हरित पीला, हरित पील। इसका नाम क्या है? हरित पील। लेकिन ध्यान रखिएगा, फिर भी इसका रंग थोड़ा थोड़ा हरा ही दिखाई देता है मीथेन की उपस्थिति की वजह से। इसकी खोजकर्ता कौन है? जोहान गाले। जोहान गाले ने, वैज्ञानिक ने क्या किया था, एस्ट्रोनॉमर ने क्या किया था, इसकी खोज की थी साथियों। इसके उपग्रहों की संख्या 14 है, जिसको मैं पहले ही बता चुका हूं आपको टेबल में। इसके बाद ध्यान रखिएगा, ये सर्वाधिक दूरी पर स्थित है, इस वजह से यहां तक सूर्य का प्रकाश बहुत कम मात्रा में पहुंचता है। और ये सबसे ठंडा ग्रह है, इसको बर्फीला ग्रह भी कहते हैं, ठीक है ना, आइस प्लैनेट भी कहते हैं। साथियों देखेंगे कि इसके जो उपग्रह है उसमें सबसे बड़ा कौन सा है? सबसे बड़ा है ट्रिटानिया। सबसे बड़ा कौन सा है साथियों? ट्रिटानिया इज द बिगेस्ट सैटेलाइट ऑफ, ध्यान रखिएगा, नेपच्यून। और आप देखेंगे सबसे छोटा कौन सा है? तो S204N1, S204N1। उसके बाद सेकंड नंबर पे नाम आता है नेरीड या नेयाद का। लेकिन ध्यान रखिएगा S200-4N1 ये सबसे छोटा है और सबसे बड़ा ट्रिटानिया है, ये नाम ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद हम देखते हैं कि यहां पर हमने जो अध्ययन किया है साथियों, किसका किया है? यहां पर हमने सारे ग्रहों का अध्ययन कर लिया है। अब हमारी पृथ्वी बचती है, तो पृथ्वी के बारे में डिटेल में अध्ययन करना है साथियों। तो मुझे लगता है पृथ्वी के अध्ययन से हम आगे शुरुआत करेंगे, पृथ्वी और चंद्रमा के बारे में विशेष ज्ञान का। लेकिन यहां पर एक बार क्या करते हैं, पृथ्वी के बारे में कुछ विशेष तथ्य आपको बता दें। सबसे पहली बात है, जो हमारी पृथ्वी है उसकी आयु कितनी है? 460 करोड़ वर्ष। कितनी है साथियों? 460 करोड़ वर्ष है। यही चीज सामने लिखी हुई है, देखेंगे कि पृथ्वी की एज कितनी है? 4.6 बिलियन ईयर, 460 करोड़ वर्ष। साथियों ध्यान रखिएगा, इसका शेप कैसा है पृथ्वी का? तो लद्भक्ष गोलाब है। कैसा है शेप? लद्भक्ष गोलाब या जियोइड शेप की है पृथ्वी। फिर देखेंगे कि डेंसिटी या घनत्व कितना है पृथ्वी का? 5.5 पर क्यूबिक सेंटीमीटर है, ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। पृथ्वी का व्यास क्या है? तो व्यास 2 है, एक तो भूमध्य रेखी या विषुवत रेखी व्यास होगा और एक ध्रुवी व्यास होगा। पृथ्वी ध्रुवों पर चपटी है तो ध्रुवी व्यास कम है, 12,714 किलोमीटर। विषुवत रेखा पे फैली है तो व्यास ज्यादा है, 12,756 किलोमीटर। यही चीज लिखी है, 12,714, 12,756। इसके बाद देखेंगे पृथ्वी का जो विषुवत रेखीय त्रिज्या है, रेडियस है, कहां पर? इक्वेटोरियल रेडियस, वो कितनी है? तो ये लिखा हुआ है साथियों 6,378 किलोमीटर। कितना है? 6,378 किलोमीटर। साथियों ध्यान रखिएगा, जो सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है पूरी पृथ्वी पर वो क्या है? लोहा। लेकिन पृथ्वी की सतह पर सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? तो वो ऑक्सीजन पाया जाता है। ये दोनों क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं साथियों। नेक्स्ट देखेंगे पृथ्वी की, फिर से बता दे रहा हूं, पृथ्वी की सतह पर सबसे ज्यादा ऑक्सीजन और संपूर्ण पृथ्वी पर सतह से लेकर गहराई तक क्या पाया जाएगा? लोहा, लेकिन सतह पर ऑक्सीजन। आगे देखेंगे पृथ्वी का जो रोटेशन अक्षीय घूर्णन 23 घंटे 56 मिनट 4.09 सेकंड में होता है, जिसको हम 24 घंटे मानते हैं, ठीक है ना? 24 घंटे का एक दिन रात होता है।
उसके बाद ध्यान रखिएगा पृथ्वी अपने अक्ष पे 23.5 डिग्री झुकी हुई है। मैंने आपको बताया था कि जो 23.5 डिग्री का झुकाव है 21 से 24.5 डिग्री के बीच बदलता है, बट अभी 23.5 डिग्री है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसी कारण क्या होता है, दिन और रात की लंबाई में अंतर आता है। और जो सूरज है वो कभी विषुवत रेखा पर, कभी कर्क रेखा पर, कभी मकर रेखा पर लंबवत चमकता है। इसको आगे हम अक्षांश रेखाओं में डिस्कस करेंगे, इसको हम विषुव और आयनांत में डिस्कस करेंगे। साथियों देखेंगे ध्रुवों पर 6 माह का दिन एवं 6 माह की रात पृथ्वी के अक्षीय झुकाव की वजह से होती है। टाइमलेस जोन कहलाते हैं पृथ्वी के ध्रुव। ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो पृथ्वी के ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, यहां पर या 6 महीने का दिन ही दिन रहेगा, 6 महीने की रात ही रात रहेगी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई है। कितनी झुकी है? 23.5 डिग्री। साथियों पृथ्वी के बारे में कुछ चीजें यहां पर हमने डिस्कशन में ली हैं, अब कुछ चीजें और देख लेते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहां पर पृथ्वी का सामान्य एक आपको स्टेटमेंट जो मैंने बताया, उसके बाद विशेष स्टेटमेंट के साथ हम नेक्स्ट क्लास शुरू करेंगे। लेकिन उसके साथ साथ क्वेश्चन आंसर्स भी करेंगे। क्वेश्चन आंसर्स करना बहुत जरूरी है क्योंकि सौर मंडल तक आपका एस्ट्रोनॉमी कंप्लीट हो चुका है। कुछ फैक्ट्स और देखेंगे साथियों। परिक्रमण, मौसम में परिवर्तन, पृथ्वी के परिक्रमण की वजह से क्या होता है साथियों, जो क्लाइमेट में आप देखेंगे सीजन में चेंज होता है वो होता है। उसके बाद ध्यान रखिएगा पृथ्वी अपनी कक्षा पर कितनी झुकी हुई है, 66.5 डिग्री। अक्ष पर अगर 23 डिग्री तो 90 में 23.5 दिखाएंगे, अगर घटा देंगे तो 66.5 डिग्री बचता है, वो कक्षा का झुकाव हो जाएगा। क्या है दोनों झुकाव, इसको हम टेक्निकली बताएंगे आपको नेक्स्ट क्लास में। साथियों देखेंगे पृथ्वी का एक ही उपग्रह है, क्या है? चंद्रमा। चंद्रमा का अध्ययन सेलेनोग्राफिया कहलाता है। आज हमें इतना ही करना है। एक सामान्य डिस्कशन पृथ्वी के बारे में हमने शुरू किया, आगे हमें संपूर्ण पृथ्वी ही पढ़नी है। यहां से हमारा फेस चेंज होगा, जियोमॉर्फोलॉजी और फिजिकल ज्योग्राफी की तरफ हम आगे चलेंगे। जितनी चीजें हमने आज पढ़ी हैं, मुझे उम्मीद है आपको सारी चीजें समझ में आई है साथियों। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में करते हैं, चीजों को अच्छे से तैयार करते रहिए। क्वेश्चन आंसर सेशन जब होगा तो यहां पर आपका विश्वास मजबूत होना चाहिए कि हर एक प्रश्न का उत्तर आप दे सकते हैं। साथियों आज की क्लास में इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।